1000 रुपए महीना 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट इतने करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर वो अमाउंट 2000 हुआ तो आप मल्टी करोड़पति बन जाओगे। ये सारे कंपाउंडिंग वाले लंबे लंबे वीडियोस देख के हम सब ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू तो कर दिया, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे म्यूचुअल फंड में हमें कमाई ज्यादा होने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स जो हमारी वेल्थ क्रिएट करने के बजाय डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आज इस वीडियो में ना हम 5 ऐसी बड़ी म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स को जरा ठीक से समझेंगे जो आप और मैं और लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हर रोज करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में अपना नुकसान करते हैं। दिस इज प्रांजल कामरा। आज इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में होने वाली गलतियों को जरा ठीक से समझते हैं इन पीके बोला। अब हम सबको घोट घोट के पढ़ा दिया गया है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मतलब सेफ, मिड कैप म्यूचुअल फंड मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्की, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मतलब बहुत ज्यादा रिस्की। तो कई बार ना हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुनते हैं और सोचते हैं हमने बहुत ही सेफ ऑप्शन लिया है, इससे कंसिस्टेंटली मेरा पैसा बढ़ता रहेगा, स्टेबल रफ्तार से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हर साल नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ता रहेगा। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट ठीक है कि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होते हैं, मिड कैप उससे कम और लार्ज कैप उससे कम। जनरली इन थ्योरी ये सही है, लेकिन एक्चुअली आपके फंड में कितना रिस्क है ये आपकी फंड की स्ट्रैटेजी से डिसाइड होता है। इसमें 2-3 कारण है। जैसे लार्ज कैप फंड में भी 20% ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, तो वो किस तरह के स्मॉल कैप्स पिक कर रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है ना कि लार्ज कैप स्टॉक्स में रिस्क नहीं है। ये एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसी लार्ज कैप कंपनियां चूज की हुई हैं, उस फंड हाउस का फंड मैनेजर की फिलॉसफी क्या है। क्योंकि देखो लार्ज कैप में भी बहुत खराब कंपनियां होती हैं। एक समय डीएलएफ लार्ज कैप था, एसआर स्टील लार्ज कैप था, किंगफिशर काफी बड़ी कंपनी होती थी डूबने से पहले, जेट एयरवेज काफी बड़ी कंपनी होती थी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये भी डूबती हैं। और कई बार ना स्मॉल कैप में भी बहुत क्वालिटी कंपनियां होती हैं। वो छोटी होती है क्योंकि उनकी इंडस्ट्री छोटी है, लेकिन वो एक छोटी इंडस्ट्री का राजा होती है। तो छोटे तालाब की बड़ी मछलियां होती है कई स्मॉल कैप्स भी। तो अगर कोई ऐसा स्मॉल कैप फंड है जिसकी फिलॉसफी है लो रिस्क कंपनियों को ढूंढना, कोई फंड मैनेजर है जो लो डेट वाली कंपनियों को चुनता है, अच्छे प्रूवन मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मोड, अच्छे रिटर्न रेशियोज वाली कंपनियों को चुनता है, तो वो स्मॉल कैप में भी सेफ्टी ला के दे सकता है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि लार्ज कैप फंड से ज्यादा सेफ स्मॉल कैप है, ऐसा नहीं है। जनरली ओवरऑल एंटायर कैटेगरी लार्ज कैप फंड्स स्मॉल कैप फंड से ज्यादा सेफ हैं। लेकिन सिर्फ हम लार्ज कैप फंड ले लें और सेफ्टी को अज्यूम कर लें कि हमने तो लार्ज कैप फंड लिया, हम तो बहुत सेफ हैं, ये सोच गलत है। ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो हाँ, आपको पहले लार्ज कैप की तरफ देखना चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि फिर वो लार्ज कैप ऐसा हो जो 80% नहीं, पूरा 100% पैसा लार्ज कैप में लगा रहा हो, और उनमें भी वो कौन से लार्ज कैप्स को चूज कर रहा है, वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या नहीं, या फिर वो कॉन्ट्रेरियन बेट कर रहा है कि अभी जो सस्ती डूबी प्रॉब्लम में कंपनियां हैं उनमें बेट करते हैं, रिटर्न आया तो बहुत अच्छा आया, मैं हीरो बन जाऊंगा, नहीं आया तो ठीक है, ये स्कीम बंद करके नई स्कीम लॉन्च कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ कैटेगरी से रिस्क डिफाइन मत करिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो फंड मैनेजर और फंड हाउस की स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी को भी जरा अच्छे से पढ़िए। सेकेंड क्राइटेरिया, एक कॉमन मिस्टेक, इसके बारे में आपने सुना होगा। मैं कहूंगा डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन पास्ट विनर्स। हम सब म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम गूगल करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इन 2022, 2023, और ये फंड पिछले 1 साल में बहुत अच्छा कर रहा है। कोई फंड है जो 2 साल में बहुत अच्छा कर रहा है और हम वहां पैसे डाल देते हैं। इनफैक्ट पता है, मेरी नजर में तो ये एक तरह से ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट तरीका है फ्यूचर लैगार्ड्स या फ्यूचर लूजर्स को ढूंढने का। हम ढूंढ रहे हैं पास्ट विनर्स के जरिए फ्यूचर विनर्स, लेकिन जब हम पास्ट विनर्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं तो हम फ्यूचर लूजर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हर कोई यही कर रहा है, और जब हर कोई वही कर रहा है तो हर कोई तो मार्केट को बीट नहीं कर सकता ना।
हर कोई मिलके ही तो मार्केट बनता है। तो जो सब कर रहे हैं अगर आप वो करोगे तो आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। क्योंकि इसका मैं फिलोसॉफिकल नहीं, लॉजिकल रीजन ये बताता हूं कि जब हम इतना शॉर्टकट लेते हैं ना, इतना आसान तरीके से जब हम इन्वेस्ट करते हैं, गूगल किया बेस्ट फंड्स, किसने सबसे अच्छे रिटर्न दिया, फिल्टर किया और बेस्ट रिटर्न्स वाले फंड में पैसा लगा दिया, तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं तो उस फंड हाउस, फंड मैनेजर और स्कीम में एक साथ इतना पैसा आ रहा है कि कई बार वो अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, हो सकता है वो फंड कोई वैल्यू फंड है या फोकस्ड फंड है जो बहुत कम कंपनियों में लेकिन बार्गेन प्राइसेस में इन्वेस्ट करता है। अब जब बहुत सारा पैसा उस फंड मैनेजर के पास आ गया, पहले थे 1000 करोड़ रुपए, 2 साल बाद हो गए 10,000 करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ रुपए के लिए ऐसी छुपी कंपनियां ढूंढना आसान है। 10,000 करोड़ रुपए के लिए ऐसे हिडन जेम्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उनकी स्ट्रैटेजी ही फेल हो जाती है क्योंकि बहुत सारा पैसा आ गया। तो कभी भी सिर्फ पास्ट विनर्स को देख के जब आप पैसा लगाएंगे तो आगे डिसअपॉइंट होंगे और फिर हम सोचते हैं यार मैंने तो बेस्ट रिटर्न वाली कंपनी में पैसा लगाया था, फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स ही खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता इसलिए है कि हम ब्लाइंडली पास्ट विनर्स में पैसा लगाते हैं। ये हमें नहीं करना है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को टाइम नहीं करना है, ज्यादा हमें ज्योतिष नहीं बनना है कि मुझे पता है यार 6 महीने में मार्केट गिर जाएगा, मैं अभी बेच के निकल जाता हूं, मुझे पता है मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, ये बॉटम है, मैं सारा पैसा लगा देता हूं। ये एक्सट्रीम मार्केट टाइमिंग्स नहीं करनी है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हम कर सकते हैं। ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये बस मार्केट सिचुएशन से खुद को अलाइन करना है। जैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हर बार जब मार्केट 10% गिरेगा और अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने SIP अमाउंट को 10% से बढ़ा दूंगा। मार्केट अभी 66,000 पे, अगर ये 10% गिरता है 60,000 आ जाता है, तो अगर मैं अभी 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं 5,500 रुपए इन्वेस्ट करने लग जाऊं। विथ ईच 10% फॉल इन द मार्केट मैं अपना एलोकेशन 10% बढ़ा रहा हूं, जिससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सस्ते मार्केट का ज्यादा फायदा उठा पा रहा हूं अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा के। जब जब मार्केट गिरेगा मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो मैं सस्ते में ज्यादा खरीदारी कर पा रहा हूं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये मार्केट टाइमिंग भी नहीं है, ये बल्कि ऐसा है कि जब मार्केट गिर रहा है तो आप ज्यादा खरीद रहे हो, यानी आप सस्ते में ज्यादा खरीद रहे हो और महंगे में कम खरीद रहे हो। यही तो हमको लाइफ में करना होता है ना। जब सेल लगती है हम ज्यादा खरीदते हैं, जब महंगा होता है हम जाने देते हैं, हम आईफोन के सस्ते होने का इंतजार करते हैं। तो वही चीज अगर हम म्यूचुअल फंड्स में कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपके रिटर्न्स ना, जो उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न है उससे बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर उस म्यूचुअल फंड ने या इंडस्ट्री ने ऑन एन एवरेज 14-15% का रिटर्न दिया, आपके रिटर्न्स उससे ज्यादा हो सकते हैं, 16, 17, 18% हो सकते हैं। ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूं, इतना उम्मीद मत करना, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिटर्न्स हैं उससे आप अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हो, ये छोटी सी स्ट्रैटेजी लेके। चौथा, कई बार हम रिटर्न्स तो देखते हैं कि कौन से फंड ने अच्छे रिटर्न दिए, कितने रिटर्न दिए, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो रिटर्न्स कैसे आए। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि वो फंड ने ना कोई बहुत ही रिस्की बेट ले लियो, कोई बहुत ही कॉन्ट्रेरियन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया हो और उसकी किस्मत और टाइमिंग अच्छी हो गई कि वो स्टॉक चल गया, 10 गुना बढ़ गया। तो अब जब हम फंड की फैक्ट शीट देखेंगे कि उसने रिटर्न कैसा दिया तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। हमको ये भी लगेगा कि यार ये फंड मैनेजर जीनियस है, मार्केट में सब स्टॉक से चिढ़ते थे, इसने उस पर दाव लगाया और देखो क्या रिटर्न आया है। जब हम ऐसे रिस्की काम करेंगे ना तो कई बार रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन कई बार ये हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी करेगा। स्टॉक मार्केट भी ना आपको हीरो बनने वाले फंड मैनेजर से दूर रहना है। आपको ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जो स्टेबल रहे, जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे कि लोगों की मेहनत का पैसा वो मैनेज कर रहा है। वो अपने ईगो या न्यूज़पेपर में फंड मैनेजर ऑफ द ईयर, बिजनेस मैगजीन्स उसको अवार्ड दे रही हैं, ये माइंडसेट वाला फंड मैनेजर वो ना हो। इनफैक्ट अगर उसको हर साल फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, 5 साल में 2-3 बार मिल गया क्योंकि उसने हाईएस्ट रिटर्न ले आया, तो उस फंड मैनेजर से तो मैं डरूंगा कि यार ये अवार्ड के चक्कर में मेरे पैसे पे ज्यादा रिस्क लेगा। तो ऐसे फंड मैनेजर से, ऐसी स्ट्रैटेजी से हमको दूर रहना है। अब एक कॉमन सवाल जो कई बार इन्वेस्टर्स को आता है कि यार मुझे तो ना इन्वेस्टिंग करते हुए 2-3 साल हुए हैं और मैं तो नया नया हूं, फिर भी मेरा रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा आ रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड वाले करते क्या है? कई बार ये सवाल आता है और कई बार ना इसके कारण हम म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाते। तो ऐसा करना ना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि इसके 2 रीजन मैं आपको समझाता हूं। पहला रीजन हो सकता है जब आप खुद इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना तो आपने कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में बेट किया और वो बेट चल गया तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा आ गया। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ना इतने कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ले नहीं सकते। तो जनता के हजारों करोड़ रुपए उनके
फंड में लगे होते हैं तो वो ऐसे किसी इंडस्ट्री में जैसे एक इंडिविजुअल रिस्क ले सकता है, आंख बंद करके भरोसा करके अपनी नॉलेज के बेसिस पे। फंड मैनेजर वैसा नहीं कर सकता ना, उसको सब कुछ देख के चलना है। उसको ये ध्यान रखना है कि यार रिटर्न 2% कमाए चलेगा, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोगों का कैपिटल मुझे बचा के रखना है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हो ना, तो आप जो आपके फिक्स्ड गोल्स हैं उसके लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और जो आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, ऐसा है कि यार मेरे ना अभी 3 कमरों का घर है, 5 कमरों का बंगला हो जाए अगर मैं बहुत पैसा कमा लूं, जो ऐसे गोल्स हैं जो डिजायरेबल हैं, नेसेसरी नहीं है, उन गोल्स के लिए आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। नेसेसरी गोल्स के लिए आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो ये दो को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हाँ, एक जेन्युइन रीजन भी है जिसके कारण म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम होते हैं, और ये सच में ये जेन्युइन है। यार म्यूचुअल फंड वाला जो मैनेजर है ना, फंड मैनेजर, उसको आपकी तरह अपना जॉब प्यारा है, तो वो ना सेफ्टी ढूंढता है। वो क्या ढूंढता है कि यार ऐसे ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाओ कि ये डूब भी गए ना तो फंड हाउस को गाली नहीं पड़नी चाहिए, मुझे गाली नहीं पड़नी चाहिए, फंड हाउस बंद नहीं होना चाहिए, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। लोगों को 2% रिटर्न कम मिलेगा ना, ठीक है, लेकिन मेरे को जॉब ऐसा करना है कि फंड हाउस को लोग बुरा भला ना बोलें और मेरे को फंड हाउस नौकरी से ना निकाले। तो अगर मेरे को गलत होना है ना, तो मैं इन्फोसिस में पैसा लगाऊंगा, ताकि मैं डूबूंगा ना तो सारे फंड वाले डूबेंगे। तो कोई मेरे को अलग से पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता कि इसने ये कंपनी चुनी थी, ये खराब फंड मैनेजर है। मैं बोल पाऊंगा बाकी 30 फंड मैनेजर ने भी इन्फोसिस रखा है। तो थोड़ा ना, जहां सब इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा अलग करने की कोशिश नहीं करते। तो इस साइकोलॉजी के कारण कई बार फंड मैनेजर सेफ्टी सीख करते हैं और वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के चक्कर में उनके रिटर्न्स कई बार मार खाते हैं। तो हाँ, म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम तो है कि वो थोड़ा सा भी क्राउड से अलग नहीं होना चाहते। उन्हें ये हमेशा डर रहता है कि वो सिंगल आउट हो जाएंगे और उन्हें इंडस्ट्री से हमेशा कंपेयर किया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड ना आपके लिए पैसा लगा तो देते हैं कौन से स्टॉक जो उनको पसंद आ रहा है उनमें, लेकिन वो आपके लिए ये डिसाइड नहीं करते हैं कि पैसा कब निकालना है। वो तो चाहेंगे पैसा हमेशा लगा रहा है, तभी तो उनको फीस मिलेगी ना। कब कितना पैसा डालना है, कब एसआईपी बढ़ानी है, कब स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, कब स्मॉल कैप से हटके लार्ज कैप में जाना है, ये सारी चीजें ना वो आपके बिहाफ पे नहीं करते। फंड मैनेजर का मैंडेट सेट रहता है, अगर वो स्मॉल कैप स्कीम है तो वहीं पैसा लगेगा। अप्रोच सब सेट रहता है, बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर रहते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। तो कई बार ना, अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कोई 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस अमाउंट पे ना उनको स्पेशलाइज्ड केयर लगती है कि कोई उनकी पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे, कोई पर्सनली उनके पोर्टफोलियो का ध्यान रखे और उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना फिनोलॉजी ने लॉन्च किया है फिनोलॉजी रिजर्व। तो अगर आप 30 लाख से ज्यादा मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हैं और थोड़े सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जहां ऐसा ना हो कि आपके पैसे बस F&O में लगा दिए, ट्रेडिंग में लगा दिए और आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना बेच दिया। अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के साथ जुड़ना है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और आपके पैसे को अपना पैसा समझ के मैनेज करे, तो फिनोलॉजी रिजर्व आपके लिए है अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिनोलॉजी रिजर्व का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हर किसी को एंट्री नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंडिविजुअल केयर इसमें देनी पड़ती है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमको देना पड़ता है। तो हर 3 महीनों में हम सिर्फ 25 लोगों को इसमें एंट्री देते हैं। तो अब सेकेंड बैच इसका ओपन है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।